ये पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। दरअसल ये फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के दौरान हुआ। इसी साल शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी है। विक्रम मिस्री जो चीन के दौरे पर थे, वहां पर यह सहमति बनी है। वहीं सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र की बैठक भी जल्दी होगी। इस पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यानी कि आने वाले दिनों में हवाई सेवा दोनों देशों के बीच में शुरू हो सकती है। और वहीं कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच में कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके। तो काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है और इस बातचीत का सबसे अच्छा परिणाम ये निकला है कि इसी साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी 2025 की गर्मियों से। और आइए अब महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब फलस्तीन के लोग उत्तरी गाजा में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद अरब देशों में काफी गुस्सा है। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों गाजा को साफ करने की बात कही थी। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को अपने यहां शरण देने की अपील भी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। 1.5 साल बाद घरों को लौटे फिलिस्तीनी। युद्ध में घर हो चुके हैं तबाह, कितने जिंदा बचे हैं बंधक। अविश्वास इतना गहरा कि महज एक हफ्ते में ही इजराइल हमास के बीच रविवार को संघर्ष विराम पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। एक महिला बंधक अरबेल यहूद को छोड़े जाने में हुई देरी के बाद इजराइल ने दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले फिलिस्तीनियों को रोक दिया। तनाव बढ़ता देख कतर की मध्यस्थता में अरबेल यहूद की गुरुवार को रिहाई के विश्वास ने संघर्ष विराम की दीवार में छेद होने से बचा लिया। फिर इजरायली सेना आंशिक रूप से नेतजारिम कॉरिडोर से पीछे हट गई और विस्थापितों का एक रेला युद्ध में तबाह हो चुके अपने घरों की ओर चल पड़ा। महज 2 घंटे में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी नेतजारिम कॉरिडोर को पार करते हुए देखे गए। इजरायली सेना ने पैदल जाने वाले विस्थापितों को सुबह 7 बजे से अल राशिद स्ट्रीट, जबकि गाड़ियों को सलाह अल दीन से सुबह 9 बजे से गुजरने की इजाजत दी। हमास ने संघर्ष विराम के पहले चरण में छोड़े जाने वाले 33 में से बाकी बचे 25 जिंदा बंधकों की विस्तृत सूची मध्यस्थों को सौंप दी है। इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है। 7 बंधक पहले ही छोड़े जा चुके हैं। समझौते के तहत हमास इस हफ्ते इजराइल के 6 बंधकों को और रिहा करेगा। इनमें से 3 बंधक गुरुवार को और 3 अन्य शनिवार को रिहा किए जाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा खाली कराने की योजना से कई अरब देश भड़के हुए हैं। फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों गाजा को साफ करने की बात कही थी। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण देने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि इन देशों में गाजा के लोगों को बसाने का सुझाव स्थायी है या अस्थायी। इजराइल ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है, जबकि मिस्र ने आशंका जताई है कि इससे लड़ाई और क्षेत्रों में फैल सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड के बमों की आपूर्ति पर लगी रोक को भी हटाने का ऐलान किया।
उधर इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। समझौते के तहत निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह को पीछे हट जाने के बाद इसकी जगह लेबनानी सेना को लेना था, लेकिन इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह फिर से सर उठा रहा है, जिससे निपटने के लिए इजराइल कुछ और समय तक अपनी मौजूदगी को जरूरी बता रहा है। और इस पर बात करने के लिए निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सवाल यही है कि युद्ध विराम धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे हमने दृश्य देखे कि लोग अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं गाजा में। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारत तो हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है और भारत तो पहले से ही कहा कि युद्ध से पहले भी लोग शांति की बात हो सकती थी और युद्ध के बाद भी शांति से बैठकर ही बात होती है, बैठकर ही शांति की जाती है। तो अंततः शांति ही एक विकल्प होता है, शांति पर ही सबको लौट कर आना होता है। कितना हम पहला विश्व युद्ध देख लें, द्वितीय विश्व युद्ध देख लें, कभी भी आप देख लें, बाद में बैठ के बातें होती ही है। अब बात है कि शांति की पहल की भी जाए और होनी भी चाहिए थी, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि बीच बीच में पहले चरण में ही हिचकोले थोड़ा खाने लगा है शांति वार्ता। हम देखते हैं कि 2 दिन के लिए रोक दिया गया था, टाल दिया गया था और कहा गया था भी एक महिला जो इजरायली बंधक बनाई गई थी हमास के द्वारा, उसको छोड़ने को लेकर मना करने लगा था हमास कि हम नहीं छोड़ेंगे। जब बाद में हुआ कि हम आपको अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम जो गाजा, नॉर्थ गाजा और सदर्न गाजा का जो आने वाले लोग हैं, जो विस्थापित वहां वापस आने वाले लोग हैं, उनको इजराइल आने नहीं देगा जी। तो जब जारिम की जब बात हुई कि उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, वापस नहीं आने देंगे, उसके ऊपर हमास ने कहा कि हम उनको छोड़ देंगे। यानी कि अगर इस प्रकार की बातें पहले चरण में ही होती हैं तो थोड़ा सा तस्वीर चिंताजनक रखती है, लेकिन वाकई में आपने जैसा कहा कि बहुत शानदार तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है 7 अक्टूबर 2023 से जो मामला चल रहा है, इनकी 1.5 साल आपका 14 महीने करीब आपके हो गए। अब 14-15 महीने कोई घटना उनकी हो जाती है इतने साल से, यानी कि 1.5 साल 1.25 साल आपके बंधक वहां पर रहे, तो उन बंधकों के ऊपर क्या बीती होगी जब उनको रिहा किया जा रहा होगा। तो ये शायद मैं अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन वो जो अपनी अनुभूति होती है वो अलग ही बात होती है। तो जब वो तस्वीरें, मुस्कुराते हुए चेहरे जो दिखते हैं, निश्चित रूप से किसी को भी, उन परिवार को, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, सरकार कोई भी हो, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों का हित सर्वोपरि होता है, तो नागरिकों की सुरक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। निपुण जी, देखिए निपुण जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जब युद्ध विराम आगे को बढ़ेगा तो इसके अंतिम चरण में कहीं न कहीं ये बातचीत थी कि गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर के बातचीत होगी, लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि गाजा को साफ करना चाहिए, गाजा के लोगों को दूसरे देशों में जाना चाहिए। ये इसके बाद जिस तरह का एक तनाव वहां पर अरब देशों में, गुस्सा भी है काफी कुछ, इसको आप किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि बहुत ज्यादा हम देखें, अगर हम नॉर्थ गजा की बात करें तो करीब वहां पर पूरे घर के बाद 4,36,000 वहां पे घर थे, जिनमें से 1,60,000 पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, बाकी सब आपके क्या है, क्षतिग्रस्त थे। तो इसका एक मायना ये निकाला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि एक बार गाजा में जो भी सब मकान गिरे हैं उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, वहां पुनर्निर्माण हो जाए, सड़कें आदि सब बन जाए, तब उनको सेटल किया जाए। एक तो ये कि उन्होंने ये बात क्लियर नहीं किया कि जो वो कह रहे हैं कि मिस्र चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, वो अस्थायी रूप के लिए जाएं या स्थायी रूप से जाएं, ये उन्होंने बयान में क्लियर नहीं किया। लेकिन एक अनुमान लगाने वाले से ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कि उनका है टेम्परेरी ट्रांसफर कर दीजिए, जब तक हम मकान वगैरह न बना दें, तब ये सेटल न कर दें। अब आप तो गए हैं, अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक फिलिस्तीन का स्टेटमेंट है फिलिस्तीन नागरिक का, कि हम साउथ में भी कह रहे थे टेंट में रह रहे थे, यहाँ आकर भी हम कह रहे हैं टेंट में रह रहे हैं। तो जो हमें खुशी थी कि हम नर्दन गाजा में जाएंगे, हमें अपना घर मिल जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमको तो सफाइयां करनी पड़ रही है लगभग। तो उनके तो बराबर स्थिति हुई। तो यहाँ पे बात यानी कि निपुण जी, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए। क्या कुछ वो कह रहे थे, क्योंकि ये जो बयान है इसको अरब कंट्रीज में किस तरह से लिया गया या इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी, क्या होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं और डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी, उसको समझना बड़ा भारी पड़ जाता है। कैसे
डोनाल्ड ट्रम्प एक तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको वहां पे कर दीजिए और वहां पे हम क्या सफाई कर दें। ऊपर से क्या कर रहे हैं कि इजराइल के लिए जो वेपन सप्लाई है, बम सप्लाई है, वो भी ओपन कर दे रहे हैं। और ऊपर से जो इस्लामिक जो नेशंस है, बाकी जो कंट्रीज है, उनकी प्रतिक्रिया आपकी क्या है, प्रतिक्रिया में ऐसा बयान ट्रम्प को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही मायने निकल सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को ये लग रहा हो कि डोनाल्ड ट्रम्प का रवैया प्रो इजरायली है। और प्रो इजराइल इसलिए भी है कि जो वहां पर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, और क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले जो क्रिश्चियनिटी है, वो यहूदियों को ये मानते हैं कि यहूदियों का पहला हक है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो। और बाइबल में यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट उसमें लिखा है कि जो वेस्ट बैंक है वो पूर्ण रूप से इजराइलों का है, और गाजा वो यहूदियों का है। और जो गाजा है, गाजा पर भी कंट्रोल यहूदी को होना चाहिए। उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है डोनाल्ड ट्रम्प का। तो मुझे लगता है कई बार इस प्रकार की बातों को हालांकि निपुण जी, कितना प्रैक्टिकल लगता है ये कि सभी जितने लोग वहां पे हैं, 23 लाख के करीबन लोग हैं, उनको आप वहां से हटा दो, दूसरे देशों में भेज दो, फिर वहां पे क्या करना है, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता। देखिए, प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। इतने लोगों का होना होता तो इस वॉर के दौरान भी जा सकते थे, रफा बॉर्डर क्रॉस कर भी फिलिस्तीन जा सकते। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? फिर उनको अपने घर से निकाल दिया गया। और दूसरी बात देखिए, क्या चंद्रशेखर जी, डोनाल्ड ट्रम्प वही है जो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए थे। डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं कि जो इस्लामिक नेशंस है, अरब नेशंस है, इसराइल के बीच में शांति हो, ताकि वेस्ट एशिया में ईरान का प्रभाव ना बढ़े। अगर ये वो लंबा चलता है तो ये ईरान, चीन और रशिया का प्रभाव पड़ना होगा, अगर उसको एक बड़े उस कैनवास में देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का नजरिया उनका होगा। लेकिन ये कंफ्यूजन आईआर में, डिप्लोमेसी में क्रिएट हो जाता है कि दो चीजें एक साथ होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन मुझे एक अंतिम सवाल आपसे, थोड़ा संक्षेप में इसको बताइएगा क्योंकि दूसरा विषय भी है जिस पर हमको बातचीत करनी है। अंतिम सवाल यह है कि जो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की बात थी लेबनान से, अभी वहां पे वो एक्सटेंड कर दिया गया है उसको, और इजराइल की जो डेडलाइन थी वहां पर इजराइल ने अपनी सेनाएं साउथ लेबनान से हटाई नहीं है, वहां पर कुछ झड़पें भी हुई हैं, ये इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लेबनान और हमस में अंतर है। देखिए, लेबनान हमस है आपका वहां पे कंट्रोल कर चुका था। अभी भी मैं देख रहा हूं कि उसने वहां पे जो चिकित्सा वगैरह है, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, पुलिस चौकियों पर कंट्रोल कर लिया हमस ने दोबारा से नॉर्दर्न गाजा में भी। लेकिन जब हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान के अंदर भी स्वीकृति है भी और नहीं भी है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट आपकी आई है लेबनान के अंदर, वो क्या है, कहीं ना कहीं एंटी हिजबुल्लाह, यानी हिजबुल्लाह को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। तो अब क्या है कि हिजबुल्लाह से अगर हटते हैं तो हटने का इजराइल को प्रॉब्लम ये लग रही है कि अगर मैं गाजा से भी हट रहा हूँ, वो वापस लेके आता हूँ, और मैं लेबनान से भी लेके आता हूं, और हिजबुल्लाह अगर वीक नहीं हुआ, उसने दोबारा से अपनी रीस्ट्रेंथ कर लिया, तो मेरे लिए दोनों ओर से इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत बड़ी आबादी नॉर्दर्न इजराइल से लोगों को हटाना पड़ा लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, तो वहां इजराइल चाहता दोबारा सेटल हो। सेटल जब तक नहीं होगी पब्लिक वहां पर इजराइल की, यानी जो जूस लोग हैं, तब तक मुझे लगता है वो लेबनान को पूरा खाली करेगा। और लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसकी भी स्थिति क्या है, बड़ी डामाडोल है, वो वादे करता है, पीछे हटता है। और ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, निपुण जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं।